कहानी पोलैंड में शुरू होती है, जहां 18 साल का टोडिक एक ट्रेन में से टिकट कलेक्टर से बचता है। वह अपनी बड़ी सौतेली बहन से मिलने जा रहा था, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। थोड़ा सा पीछा करने के बाद किशोर ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उतरने का फैसला करता है। जैसे ही वह कुछ हद तक सुरक्षित रहते हुए नीचे कूदता है, एक स्थानीय रोमानी लड़की इर्मिना उसे देखती है। टोडिक, जो गर्मियों की छुट्टियों में शहर आया है, वह एक पुराने फ्लैट में जाता है जहां वह पहले अपनी मां और सौतेली बहन अंका के साथ रहता था। उनकी मां की मौत के बाद से अंका अकेली इस फ्लैट में रहती है। किशोर फ्लैट जाते समय अपनी बहन का पसंदीदा पिस्ताशियो आइसक्रीम भी लेता है। फ्लैट पहुंचने के बाद वह अपनी गर्दन पर कुछ परफ्यूम लगाता है और बेल बजाता है। अंका, जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, टॉपलेस होकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अपने सौतेले भाई को देखकर जल्दी से अपने नंगे सीने को ढक लेती है। वह उसे अंदर आने को कहती है, लेकिन बताती है कि उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। इस समय तक यह स्पष्ट हो जाता है कि टोडिक अपनी सौतेली बहन से आकर्षित है। वह उसकी तरफ घूरता रहता है जब वह डेट पर जाने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ अंका नोटिस करती है कि उसका भाई अब बड़ा हो गया है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आंद्रेज फ्लैट के बाहर आता है और तेज आवाज से हॉर्न बजाता है। वह अपने भाई से कहती है कि आंद्रेज एक अच्छा आदमी है, लेकिन वह कहता है कि उसे लड़कों को डेट करने का बुरा अनुभव रहा है। बाहर जाने से पहले वह उसे अपने होठों पर फ्लर्टिशियस किस करती है। जब उसकी बहन घर नहीं होती तो टोडिक अपने पुराने कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बंद पाता है। वह कुंडी की जंगला से झांकता है और देखता है कि कमरे में बहुत सारे बॉक्स रखे हैं। कुछ और करने को न होने पर वह फर्नीचर को अपनी पसंद से रखता है और दोपहर भर कुर्सी पर लेटा रहता है। रात को काफ़ी देर तक अंका और आंद्रेज पूरी तरह से नशे में फ्लैट पर लौटते हैं। यह जोड़ा आपस में फ्लर्टेशियस मस्ती करता है और वे कमरे में चले जाते हैं जहां टोडिक सो रहा होता है और उससे बाहर जाने को कहते हैं। यह जोड़ा सेक्स के लिए जल्दी करता है। दूसरी तरफ किशोर दरवाज़ा बंद करके सोफे पर सो जाता है। जब टोडिक अगले दिन सुबह उठता है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड काम के लिए तैयार हो रहा होता है। आंद्रेज एक लुभावना आदमी है और किशोर से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। बताता है कि वह जल्द ही अंका से शादी करेगा। आंद्रेज किशोर से मित्रवत व्यवहार करने का वादा करता है। बाद में अंका जागती है और पूछती है कि टोडिक अचानक क्यों आया है। बताया जाता है कि उसने कुछ साल पहले उसे उनकी मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया था। फिर वह उसे कुछ सिक्के देती है और बाहर लंच करने को कहती है। बाहर एक पार्क के पास टोडिक कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखता है, जिनमें इर्मिना भी है। वे धूप में लेटी हुई हैं और वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी लड़कियां छोटे कपड़ों में हैं। इर्मिना पूरी तरह से ढकी हुई है। नए लड़के के चले जाने के बाद वह दूसरी लड़कियों से मजाक में कहती है कि एक दिन वह उससे शादी करेगी। फिर वह उनसे अलविदा कहकर अपने घर की ओर चलती है, लेकिन घर पहुंचने से पहले वह अपनी पैंट उतारकर लंबी और पारंपरिक स्कर्ट पहन लेती है, जैसा उसके परिवार की रस्म है। घर पर इर्मिना को बाहर एक कार खड़ी दिखाई देती है, हालांकि उस समय वह इस बारे में नहीं जानती थी। यह गाड़ी लियोस की है, जो रोमानी समुदाय का एक स्थानीय नेता है। वह उसके परिवार के साथ लंच करता है और उससे शादी करने में दिलचस्पी रखता है। हालांकि लंच को एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह से आकस्मिक हमले से बाधित किया जाता है, जो उसकी गाड़ी की खिड़की तोड़कर भाग जाते हैं। इसी बीच अपार्टमेंट में अंका एक नया ड्रेस लेकर आती है, जिसे वह टोडिक को दिखाने के लिए पहनती है। वह उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि यह ड्रेस उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और उसे अगले दिन वापस करना होगा। दिनों के बीतने के साथ टोडिक अच्छा खाना बनाकर अपनी सौतेली बहन को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह मजाक में कहता है कि एक ही माँ लेकिन अलग अलग पिता होने के बावजूद वे रिश्तेदार नहीं हैं।
हालांकि अंका ऐसी बातों के मूड में नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी तरह से पूछती है कि वह कितने समय तक उसके साथ रहेगा। वह बताती है कि फ्लैट में दोनों को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। थोड़ा नाराज होकर टॉडिक मांग करता है कि वह उसके कमरे से सामान के बॉक्स हटा दे ताकि उसे गर्मियों में रहने के लिए ठीक से जगह मिल सके। उस रात टॉडिक अंका की कुछ छोटे कपड़ों की तस्वीरें देखता है और उन्हें बड़ी दिलचस्पी से घूरता रहता है। अगले दिन 2 आदमी आते हैं और टॉडिक के कमरे से सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। किशोर एक बॉक्स से किताब निकालता है और देखता है कि यह एक अतिराष्ट्रवादी प्रचार पुस्तिका है। फिर वह आंद्रेस को देखता है जो किशोर से मित्रवत अंदाज में कहता है कि वह उसे उसका कमरा वापस दे सकता है। जब यह लुभावना आदमी कहता है कि हर किसी को अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए, तो टॉडिक उसे टोकता है और कहता है कि वह शांतिवादी है और उसकी माँ हिप्पी थी। मुस्कुराते हुए आंद्रेस मजाक में कहता है कि ऐसे लोग कल्पना लोक में रहते हैं। इसके बाद वह बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए व्यापार यात्रा पर जा रहा है। उसी दोपहर बाद में टॉडिक अपने कुछ स्थानीय दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है, जिनमें गैरिंग भी शामिल है जो आंद्रेस के अंतर्गत काम करता है। वह किशोर से कहता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड राजनीतिक तौर पर बहुत जुड़ा हुआ है और वह स्थानीय स्तर पर कुछ भी कर सकता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में गैरिंग फिर बताता है कि आंद्रेस शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं और वह नियमित रूप से अपने परिवार से मिलने जाता है जो उनके शहर से काफ़ी दूर रहते हैं। इसके बाद टॉडिक तुरंत अपनी सौतेली बहन के पास जाता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी उसने सुना है बता देता है। उसके आश्चर्य की बात है कि अंका पहले से ही जानती है कि आंद्रेस शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वह उसकी पत्नी को उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराती है और टॉडिक को ऐसी चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालने से मना करती है जिनके बारे में वह नहीं जानता। फिर वह बताती है कि उसने पहले ही उनकी मौसी से बात की थी, जिसने उसे बताया था कि टॉडिक को कुछ दिन पहले ही वापस आना था। शर्मिंदा होकर किशोर एक बहाना बनाता है और कहता है कि वह यहीं रहना चाहता है क्योंकि सभी अच्छे विश्वविद्यालय पास ही हैं। लेकिन उसकी सौतेली बहन उसकी मासूमियत को समझ जाती है और उसके बिस्तर की तरफ बढ़ती है, जहां वह बिस्तर के नीचे से उसका अंडरवियर निकालती है। वह उसे परवर्ट कहती है और उसे हॉस्टल में रहने को कहती है। अचानक उनकी इस लड़ाई में सरकारी इलेक्ट्रीशियन का बीच में आना होता है, जो नीचे इंतजार कर रहा था ताकि उसे बिल दे सके। वह उसे पिछले कई महीनों से बिजली का बिल न भरने के लिए पकड़ लेता है और उसे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करता है। उस आदमी को धक्का देकर हटाने के बाद वह बिल भरने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगती है। जब वह ऊपर लौटती है तो टॉडिक गुस्से से अपना सामान बांध रहा होता है ताकि वह चला जाए। बताया जाता है कि कुछ साल पहले अंका ने उसे एक दूर की मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया था ताकि वह उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट में रह सके। इस अपराध बोध से दबी हुई वह अपने सौतेले भाई को जाने से रोकती है और उससे अपना दिल खोलकर बात करती है। फिर भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हैं। कुछ दिनों बाद टॉडिक पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है और स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचने लगता है। वहां उसे एक बार फिर इर्मिना मिलती है और दोनों आखिरकार बातचीत करते हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि इर्मिना एक आत्मविश्वासी लड़की है। कुछ देर बाद जब वे अकेले बैठे होते हैं तो वह उसकी हथेली पड़ती है और उसे बताती है कि उसकी लव लाइफ उलझन भरी रहेगी। इर्मिना फिर बेधड़क अंदाज में घोषणा करती है कि वह उसकी पत्नी बनेगी। इस पर मुस्कुराते हुए टॉडिक मजाक में उससे हथेली पड़ना सीखने को कहता है। जब वह घर लौटता है तो किशोर आंद्रेस को किसी और महिला के साथ संभोग करते हुए पाता है। वे उसे देख लेते हैं, लेकिन टॉडिक जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और नीचे सड़क पर भाग जाता है। आंद्रेस दरवाजा खोलने की गुहार लगाता रहता है, लेकिन किशोर पूरी घटना को सर्कस बना देता है और सारे पड़ोसियों को बता देता है कि उसने क्या किया। कुछ देर बाद
अंका आती है और देखती है कि क्या हो रहा है। गुस्से में आकर वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे और कभी फ्लैट पर ना आए। इसके बावजूद आंद्रेज शांत बना रहता है और कहता है कि वह कुछ दिनों बाद इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वापस आएगा। उस रात टॉडिक अंका के बिस्तर पर जाता है और उसे ढाढ़स बंधाता है। वह किशोर पर गुस्सा नहीं होती बल्कि उससे वापस अपने बिस्तर पर जाने को कहती है। अगली शाम को जब टॉडिक आंद्रेज का सामान छोड़ने के बाद घर लौटता है तो वह अपनी बहन को फ्रिज से पिघला हुआ आइसक्रीम साफ करते हुए पाता है। वह उसे बताती है कि उनके घर की बिजली काट दी गई है क्योंकि उसने कई महीनों से बिल नहीं भरा। इसके बाद टॉडिक कई साइड हसल करने लगता है लेकिन उसे बहुत कम ही पैसे मिलते हैं। बाजार में पर्चे बांटते समय वह इरमिना को देखता है जो किसी अवार्ड समारोह से लौट रही है जहां उसका सम्मान किया गया था। वह उससे कहती है कि अगर वह पैसे कमाना चाहता है तो बाद में उससे मिले। कुछ दिनों बाद टॉडिक इरमिना के घर के इलाके में जाता है। यह एक ऐसा इलाका है जहां रोमानी लोगों की एक बड़ी बस्ती है। जैसे ही वह इस इलाके में प्रवेश करता है कई लड़के उसे घेर लेते हैं और डराने वाले लहजे में पूछते हैं कि क्या वह उसी गिरोह का है जिसने कुछ हफ्तों पहले स्थानीय नेता लियोस की गाड़ी पर हमला किया था। भाग्यवश इरमिना वहां आ जाती है और किशोर की जान बचाती है, झूठ बोलकर कि उसका पिता पुलिस अफसर है। अपने नए दोस्त को मुसीबत से बचाने के बाद इरमिना उसे बताती है कि वह जानती है कि कम समय में अच्छा पैसा कैसे कमाया जाता है। उस रात यह जोड़ी एक गोदाम की छत पर चढ़ जाता है और एक महंगा गलीचा चुरा लेता है। अगले दिन टॉडिक स्थानीय सस्ते बाजार में 1000 रुपये में गलीचा बेचने की कोशिश करता है लेकिन दुकानदार केवल 300 रुपये देने पर अड्डा रहता है। निराश होकर वह सौदा छोड़ देता है और इरमिना से कहता है कि वह इतनी कम कीमत पर गलीचा नहीं बेच सकता। रोमानी लड़की फिर उसे बताती है कि सौदे कैसे किए जाते हैं। वह दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है कि यह एक तुर्की गलीचा है। फिर वह बताती है कि गलीचे में इस्तेमाल की गई ऊन बच्चों के लिए अच्छी है क्योंकि इससे एलर्जी नहीं होती। आखिरकार दुकानदार 650 रुपये में इसे खरीदने के लिए राजी हो जाता है जो बिजली के बिल की रकम से अभी भी 150 रुपये कम है। वह 1 घंटे बाद बाकी रकम लाने का वादा करती है। अपने घर पर इरमिना लियोस के लिए खाना परोसती है जिसके आने का सिलसिला अब लगातार चल रहा है। वह जानती है कि वह उससे शादी करना चाहता है जिसे वह बिल्कुल नहीं चाहती। नाराज होकर वह उसे कहती है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है और संगीत से नफरत करती है। लियोस जवाब देता है कि गिप्सी औरतें डॉक्टर नहीं बन सकती। आदमी बस उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं जिससे वह गहरे तौर पर आहत होती है। उसकी माँ भी उसकी बात को नहीं समझती क्योंकि पारंपरिक तौर पर औरतों को हमेशा घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता रहा है। गुस्से में आकर वह अपने पिता की जेब से 150 रुपये चुरा लेती है और बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद इरमिना वे पैसे टॉडिक को दे देती है जिसके बाद वह आखिरकार अपने फ्लैट का बिजली का बिल भर देता है। वह रोमानी लड़की को धन्यवाद कहता है और बताता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। उस रात जब उनके फ्लैट में बिजली आई तो अंका राहत की सांस लेती है। वह नहाती है जबकि टॉडिक उसके लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आता है। अचानक घंटी बजती है और वह नीचे जाता है लेकिन वहां बाहर इरमिना इंतजार कर रही होती है। वह थोड़ी परेशान लग रही है और उससे बात करना चाहती है। हालांकि किशोर उससे कहता है कि वह उस वक्त व्यस्त है और वह थोड़ी निराश होकर चली जाती है। वह वापस ऊपर दौड़ता है, कपड़े उतारता है और अपनी सौतेली बहन के साथ बाथटब में कूद जाता है। यह अंका को गुस्सा दिलाता है जो उससे सीमाएं बनाए रखने को कहती है और उसे शर्मिंदा करके चली जाती है। हालांकि उसी रात अंका अपने सौतेले भाई के पास आती है और उसे कहती है कि वह जानती है कि वह उसे चाहता है। वह यह भी कहती है कि भाई के लिए बहन के प्रति ऐसी इच्छा रखना स्वाभाविक नहीं है। दुखी किशोर रोने लगता है और खुलासा करता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। थोड़ी देर के मौन के बाद
अंका उस पर चढ़ जाती है और दोनों संभोग करते हैं क्योंकि वह सोचती है कि यह शायद उसे शांत कर देगा। अगले दिन जब अंद्रेज शहर वापस आता है तो स्थिति बिगड़ने लगती है। शुरू में तोड़िक उसे धोखा देने में कामयाब होता है और कहता है कि उसकी बहन घर पर नहीं है और इसलिए वह उस समय उससे मिल नहीं सकती। हालांकि जब तोड़िक अपने और अपनी बहन के लिए 2 मूवी टिकट लेने के बाद वापस आता है तो वह अंद्रेज को रसोई में आरामदायक तरीके से इंतजार करते हुए पाता है। स्थानीय नेता तब खुलासा करता है कि यह अंका ही थी जिसने उसे वापस आने के लिए कहा था। गुस्से में आकर तोड़िक चिल्लाता है कि वह या तो अंद्रेज को मार देगा या अपनी जान कुर्बान करेगा। उस रात अंद्रेज अंका को एक शक्तिशाली राजनेता की पार्टी में ले जाता है जो जल्द ही केंद्रीय सरकार में मंत्री बनने वाला है। तोड़िक भी पार्टी में मौजूद है, हालांकि कोई भी उसे नहीं देखता क्योंकि वह दूर से देख रहा है। नाचते समय राजनेता अनुचित तरीके से अंका को छूता है। वह शुरू में इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन बाद में अंद्रेज से इस व्यवहार की शिकायत करती है। उसके आश्चर्य की बात है कि वह उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है और खुलासा करता है कि वह जल्द ही एक उपमंत्री बन सकता है। यह अंका को शांत नहीं करता, जो जोर से टिप्पणी करती है और नाराज होकर वॉशरूम की ओर बढ़ती है। थोड़ी देर बाद अंद्रेज उसके पास आता है और कहता है कि यह घटना बहुत बड़ी बात नहीं थी। बजाय इसके वह अंका से कहता है कि वह होटल में जल्द ही मंत्री बनने वाले नेता के साथ जाए और उसे खुश रखे जब तक वह उनसे नहीं मिलता। जब वह साफ इनकार कर देती है तो वह गुस्से में उसके बालों को पकड़ लेता है, लेकिन जल्द ही संयम बनाए रखता है। वह अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह अभी अंका को ले जाएगा, लेकिन जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वह उसे एक टैक्सी में बिठाता है जहां पहले से ही वह राजनेता उसका इंतजार कर रहा है। यह उस बिंदु पर पहुंचता है जहां अंका परेशान हो जाती है। वह कैब से बाहर निकलती है और अंद्रेज को थप्पड़ मारती है। फिर वह टैक्सी में वापस बैठ जाती है और राजनेता से कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। धोखा खाकर और अपमानित होकर वह घर लौटती है, उसके सौतेले भाई के करीब से उसका पीछा करते हुए, लेकिन वह उसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती और दोनों भाई बहन दरवाजे के दोनों ओर टूटते हुए रो पड़ते हैं। दुर्भाग्य से तोड़िक के लिए रात और भी बुरी होने वाली है। रोमानी आबादी में एक बड़ा विवाह समारोह हो रहा है जहां इरमिना की शादी स्थानीय नेता लियोस से हो रही है। आयोजन को एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा बाधित किया जाता है जो मिट्टी के तेल से भरे बोतलों को शादी में फेंकता है, जिससे कई आग लग जाती है और पूरे आयोजन में बाधा पड़ती है। निरर्थक घूमते हुए तोड़िक अपने दोस्त और अंद्रेज के गुर्गे गारिंग को रोमानी मोहल्ले से भागते देखता है। जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो गारिंग खुशी खुशी बताता है कि उसने अभी एक शादी की पार्टी में बाधा डालने में हिस्सा लिया है और इरमिना और उसके परिवार के लिए नस्लीय गाली का इस्तेमाल करता है। गुस्से में आकर तोड़िक उसे मुक्का मारता है और उसे जमीन पर घसीटता हुआ अपने अंदर की सारी निराशा बाहर निकालता है। अगली बार तोड़िक उस जगह जाता है जहां वह और इरमिना नियमित रूप से घूमने जाया करते थे और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रोमानी लड़की, जो अभी भी दुल्हन का लिबास पहने है, उसके पास आती है। जब वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ भाग जाएगी तो इरमिना उसे चुंबन देती है और कहती है कि अगर वह उसे हमेशा नज़रअंदाज न करता तो आज उसकी शादी नहीं होती। अब बहुत देर हो चुकी है और वह अपने घर वापस चली जाती है जहां उसका होने वाला पति उसका इंतजार कर रहा है। जब भयानक रात आखिरकार खत्म होती है तो तोड़िक भावनात्मक रूप से टूट चुका घर लौटता है। अंका, जो रसोई में इंतजार कर रही थी, उसे कहती है कि उसका सामान पैक कर दिया गया है ताकि वह चला जा सके। बाद में वह उसे पिस्ता आइसक्रीम के आखिरी निवाले के लिए उसके साथ मिलने को कहती है जिसे उसने कुछ दिन पहले लाया था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।